आजीविका ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सीरीज के वीडियोस हम इन दिनों में देख रहे हैं। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तीसरे दिन तक हमने तीसरा वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था क्लस्टर लेवल फेडरेशन का चौथे दिन का प्रशिक्षण कैसे होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करो और सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए। चौथे दिन के प्रशिक्षण में क्या होता है, सुबह वही समय होता है जो समय आपको बताया होता है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। उस समय पे सभी ईसी मेंबर जो होते हैं और आरजीबी मेंबर जो होते हैं वो सभी आते हैं, और जो ग्राम संगठनों की वीओए है, पदाधिकारी दीदियां हैं, वो सभी आते हैं, ब्लॉक से अधिकारी आते हैं, और सीएलएफ बनाने के लिए जो सीआरपी दीदी आई हुई होती हैं वो आते हैं, और जो आपके फेडरेशन बनने में जो सहयोग करती हैं कम्युनिटी कैडर्स की दीदियाँ, वो भी वहाँ पर आती हैं। जैसे बैंक सखियाँ हुई, एफएलसीआरपी दीदियाँ हुई, कोई एसएसजी ऑडिटर हुई, सीएलएफ ऑडिटर हुई, आपकी जो ग्राम संगठन के ऑडिटर है वो है, और आपकी जो सीआरपी दीदियाँ जो आपकी कैडर्स की दीदियाँ हैं, आरपीआरपी हुई, इस तरह की दीदियाँ सारी जो भी समय पे आ जाती है। और चौथे दिन का प्रशिक्षण शुरू होता है। चौथे दिन में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो बैठक प्रस्ताव होता है उसमें वही आपके गांव का नाम लिखा जाता है, किस गांव में आपका सीएलएफ बन रहा है उसका। फिर आपके क्लस्टर का नाम तो तीसरे दिन जो तय हो ही चुका होता है, तो क्लस्टर का नाम लिखा जाता है, क्लस्टर संगठन का नाम लिखा जाता है, और कुल ग्राम संगठन कितने उसमें सदस्य बनने वाले हैं, 10 से लेकर 25 तक, 24 तक, जितने भी आपके ग्राम संगठन वहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सभी। फिर उपस्थित कितने हुए ग्राम संगठन के पदाधिकारी, उसके बारे में लिखा जाता है। फिर आपके अनुपस्थित यानी कितनी दीदियाँ कौन कौन से ग्राम संगठनों से नहीं आई है, तो उसकी संख्या लिखी जाती है। फिर उपस्थित ग्राम संगठनों की संख्या लिखी जाती है। फिर एजेंडे के बारे में बात की जाती है। एजेंडे में क्या होता है, सबसे पहले जैसे आपके एसएचजी वीओ में एजेंडा होता है, वैसे ही सीएलएफ में भी आपको हर बार हर मीटिंग में एजेंडा लिखना होता है। जैसे अभी ये 7 दिन का प्रशिक्षण होता है सीएलएफ का, वैसे ही आप हर 7 दिन या 15 दिन में या एक महीने में 2 मीटिंग या महीने में 4 बार आपकी जब सीएलएफ की मीटिंग करेंगे वो आगे बता दिया जाएगा आपको कि महीने में कितनी मीटिंग करनी होती है। जैसे आपकी एसएचजी में वीकली मीटिंग होती है और ग्राम संगठन की महीने में 1 या 2 मीटिंग होती है, वैसे सीएलएफ की भी 2 और 4 मीटिंग होती है। बाकी डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी ही। सबसे पहले एजेंडे में आपको प्रार्थना करती होती है, किसी भी शुभ गीत से या भगवान का नाम लेके प्रार्थना की जाती है। फिर सभी दीदियाँ जो भी वहाँ पे आई है, आपकी जो सीएलएफ सीआरपी है वो भी, आपके ब्लॉक से जो अधिकारीगण आए हैं वो अपना परिचय देते हैं। फिर ग्राम संगठन की सभी दीदियाँ जो आरजीबी सदस्य है वो अपना परिचय देती है, अपने समूह का नाम वगैरह सब बताकर। फिर उपस्थित कितनी हुई उसकी संख्या, उपस्थिति बताती है। फिर पिछले प्रशिक्षण में हमने क्या किया उसकी समीक्षा करी जाती है, और फिर आज आपको क्या करवाया जाएगा उसके बारे में बताती इस चौथे दिन में सीएलएफ की नियमावली के बारे में बताया जाएगा, तो ये भी एजेंडे में लिखा जाता है। फिर नियमित बैठक का एजेंडा बताया जाएगा आज, और 7वां नंबर इसमें होता है ईसी बैठक का एजेंडा आपको बताया जाता है, यानी ईसी बैठक कैसे की जाएगी। जीबी यानी आम सभा का एजेंडा आज तय होता है, और ऋण की योजना, यानी आप एसएचजी से वीओ और वीओ से सीएलएफ, फिर सीएलएफ से वीओ और वीओ से एसएचजी, किस तरह से आप ऋण की योजना बनाते हैं, कितना क्या ब्याज लगता है, कैसे पैसे लौटाने होते हैं, किस तरह से आपको सीएलएफ से ऋण मिलेगा और किस तरह से आपको लौटाना है, इसके बारे में डिटेल में इस चौथे दिन के प्रशिक्षण में सभी दीदियों को बताया जाता है। ठीक है, फिर इसके एजेंडे को डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले वही एजेंडे का विवरण कैसे होता है, 1 नंबर पे प्रार्थना करी जाती है, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर भगवान का भजन गाकर बैठक करी या बैठक की शुरुआत करी, इस तरह से। फिर आपका परिचय, जो भी वीओ पदाधिकारी हैं, सीएलएफ सीआरपी दीदी हैं, और जो आरपीआरपी हैं, आपके ब्लॉक से जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, आपकी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, या फिर आपकी जो भी बैंक सखी, कृषि सखी तो इस टाइम होती ही नहीं है, बैंक सखी है, एफएलसीआरपी और ऑडिटर, जो भी आपकी पहले से वर्किंग दीदियां हैं सीआरपी, वो अपना सभी लोग परिचय देते हैं। और फिर कितने ग्राम संगठन उपस्थित है और हुए और कितने ग्राम संगठन उपस्थित नहीं हुए। फिर पिछले दिन क्या किया था, ताकि दीदियां वापस से उस रंग में ढल जाए कि कल हमने क्या क्या सीखा था। पिछले बैठक की समीक्षा होती है। पिछले प्रशिक्षण में सीएलएफ की बैठक में तरीका क्या था बैठने का, और सदस्यता शुल्क के बारे में बात की थी, और अंश पूंजी के बारे में चर्चा की थी।
लेखापाल की आवश्यकता व योग्यता का और लेखापाल का चयन किया था। तीसरे दिन में लेखापाल का भी चयन हो जाता है और लेखापाल की क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों योग्यता। जैसे आपके स्वयं सहायता समूह में बुक कीपर होती है और आपके ग्राम संगठन में विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट होती है, वैसे ही आपके CLF में लेखापाल बनती है। वो आपके लेखा जोखा जो CLF में लेन देन होता है उसका सबका लिखा पढ़ी का कार्य करती है। फिर CLF की नियमावली क्या होती है, आज चौथे दिन के प्रशिक्षण में ये बताया जाता है। तो समूह के सभी सदस्य CLF के सदस्य होने चाहिए, यानी समूह के सभी सदस्य CLF के सदस्य होते हैं। आपके ग्राम पंचायत में जिस क्लस्टर में ये CLF बन रहा है वहाँ पर कितने ग्राम संगठनों की दीदियाँ, जितने भी समूह की सदस्य है वो सभी CLF की सदस्य होती है। अधिकारी पदाधिकारी बनाना अलग बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक जो भी दीदी इस CLF में जुड़ेंगी वो सभी इस CLF की सदस्य होती है, बराबर होती है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो पढ़ी लिखी होती है और वो जिम्मेदारी लेने वाली होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक जो बिल्कुल गरीब है, ग्रामीण है, अनपढ़ है या पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा, उसे कोई मायने नहीं रखता, सभी बराबर सदस्य होते हैं, पहले बल्कि ज़्यादा उनका अधिकार होता है। दूसरा, CLF का नाम होना चाहिए। CLF का एक नाम, जैसे इंसान का नाम होता है, समूह का नाम होता है, ग्राम संगठन में तो उसकी पहचान होती है नाम से, वैसे CLF का भी एक नाम होना चाहिए। CLF की माह में RGB बैठक होनी चाहिए, यानी महीने में एक बार। जैसे अभी ये मीटिंग जो चल रही होती है ना ट्रेनिंग में, इसको RGB बोलते हैं, तो इस तरह से RGB मीटिंग एक महीने में एक होनी ही चाहिए। CLF की माह में EC बैठक होनी चाहिए, एक महीने में एक EC बैठक होनी चाहिए, यानी आपके क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनने के बाद महीने में 2 मीटिंग तो अनिवार्य ही है। एक तो आपकी RGB मीटिंग होगी और एक आपकी EC। बाकी अगर आप 7वें दिन मीटिंग करते हैं, महीने में 4 EC मीटिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और महीने के 30 दिन संडे को छोड़कर 24-25 दिन आपका CLF ऑफिस खुला रहता है, खोलना जरूरी है। जो CLF के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो दीदियाँ हैं वो, और आपके कम्युनिटी कैडर्स, और आपकी जो लेखापाल और लेखापाल की जो असिस्टेंट है वो आकर ऑफिस खोलती हैं। और बाद में साल 6 महीने हो जाते हैं क्लस्टर को बने, तो क्लस्टर मैनेजर वगैरह, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर वगैरह भी बन जाते हैं। ARP LRP जो वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं वो भी बन जाते हैं। तो इन लोगों का रोज बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी और आपके प्रोड्यूसर ग्रुप भी बन जाते हैं CLF के बनने के साल 6 महीने बाद। तो इतने सारे कैडर्स हो जाते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो किसी न किसी को हर दिन किसी न किसी चीज़ की जरूरत होती है। तो महीने के 30 दिन लगभग ऑफिस खुलता ही है। संडे को भी एक बार सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे ऑफिस में आना होता है, क्योंकि मंडे को फिर से ऑफिस शुरू होता है। तो जो असिस्टेंट होते हैं उनको ऑफिस में आके साफ सफाई करना और सरस्वती माँ की पूजा पाठ करना और मेंटेनेंस का देखना, सारी चीज़ें देखने संडे को भी ऑफिस, यानी महीने की 30 दिन CLF का ऑफिस खुला होना चाहिए। अगला, CLF में 6 महीने या 1 साल में एक बार आम सभा यानी GB बैठक होनी चाहिए। जैसे अभी आपकी आम सभा हो रही है, वैसे 1 साल में एक बार आम सभा होनी ही चाहिए, ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े। और जो दीदियाँ CLF में जुड़ी हुई हैं, जिनको नहीं पता होता है, जैसे CLF बन रहा होता है उस टाइम कई दीदियाँ वंचित रह जाती है। कोई जैसे अपने पियर गई हुई है, कोई ससुराल में किसी काम की वजह से नहीं आई, किसी की डिलीवरी हो रखी है, या किसी के घर में पर्सनल काम हो गया, या कोई किसी काम से कहीं भी गई हुई है, तो दीदियाँ छूट जाती है। साल भर में अगर आपकी RGB मीटिंग वापस से होती है तो उसमें सारी सदस्य वापस से हिस्सा ले सकती हैं और CLF के बारे में जान सकती है। CLF के नाम का बैठक में खाता खुलवाना चाहिए। जैसे आपके SHG का खाता होता है, पहले आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उसके बाद SHG का खाता होता है, फिर आपके ग्राम संगठन का, वैसे ही CLF का लेन देन करने के लिए बैंक खाता खुलवाना चाहिए। 7 नंबर है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को CLF की मीटिंग में समूह की मासिक प्रतिवेदन, ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन, VODCV किस्त व ब्याज लेकर उपस्थित होना और ग्रेडिंग करवाना चाहिए। ये मैंने अलग से वीडियो आपको बनाकर बता रखा है कि CLF की मीटिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें VO की DCB क्या होती है और मासिक प्रतिवेदन यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, उसको देख लीजिए। और जो भी मासिक प्रतिवेदन और DCB वगैरह होता है वो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, यानी ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदियाँ हैं, वो हर महीने जब मीटिंग में आती है वो आपके CLF की मीटिंग में आएंगी, तो वो लेकर आती है MPR वगैरह, जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर मीटिंग में लेकर आती है।
8वां नंबर, सीएलएफ की बैठक आरजीबी में से ही 12 ईसी सदस्य का चुनाव होना चाहिए। जितने भी आपके आरजीबी सदस्य आते हैं ग्राम संगठनों से, चाहे वो 10 से 25 तक कितने ग्राम संगठन हो, सभी में से जो आरजीबी यानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जो होते हैं, उनमें से ही कितने 12 सदस्य ईसी चुने जाते हैं। सीएलएफ की ईसी सदस्य अब कैसे तय किया जाता है? ये तय इसलिए ऐसे किया जाता है, जैसे एक ग्राम पंचायत में 3 गांव है, एक ग्राम पंचायत में 2 गांव है, तो एक ग्राम पंचायत में से एक दीदी चुन ली जाती है। अगर आपके ग्राम संगठन कम है जब, तो सारे ग्राम संगठनों में से चुन लिया जाता है। और अगर ग्राम संगठन ज्यादा वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, 12 से ज्यादा, अगर 12 तक है जब, तो सभी ग्राम संगठनों में से एक एक दीदी हो ही जाएंगी। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर ग्राम पंचायत के आधार पर तय किया जाता है कि एक ग्राम पंचायत में अगर 3 गांव है तो तीनों ग्राम पंचायतों में से एक दीदी को चुन लिया जाता है, तो उस हिसाब से फिर बैलेंस बन जाता है। अगला इसमें नंबर आता है, सीएलएफ की ईसी सदस्य 12 में से ही 4 पदाधिकारियों का चुनाव करना होता है। यानी जो आपके ईसी का मतलब होता है एजुकेट कमेटी। एजुकेट का मतलब पढ़ी लिखी दीदियां, समझदार दीदियां, जो सीएलएफ को चलाने में आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो जो सीएलएफ की ईसी मेंबर होती है, उनमें से ही जो 12 मेंबर होती हैं, उसमें से ही 4 या 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं। 4-5 पदाधिकारी कौन कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष, जो आपके सीएलएफ को चलाने के लिए बैंक खाते का संचालन और आपकी मीटिंग का और आपके लेन देन का और सारा जो बैलेंस बनता है, वो सारा 4-5 उन्हीं दीदियों पे बैलेंस बनता है। वही मीटिंग करवाती है, वही मीटिंग का प्रोसेस देखती है, वही बैंक अकाउंटों का लेन देन करती है और वही डिसीजन वगैरह सारे लेती है सभी बहनों का। आरजीबी जो सदस्य होते हैं उन सब की और ईसी सदस्यों की सर्वसहमति से वो डिसीजन लेती है और उन्हीं के आधार पर ये सीएलएफ आपका चलता है। 10 नंबर है, सीएलएफ की बैठक यू आकार में करनी होती है। आपके समूह की मीटिंग गोलाकार में होती है, वैसे ही ग्राम संगठन की मीटिंग यू आकार में होती है, तो सीएलएफ की बैठक यू आकार में करनी होती है। सीएलएफ की पुस्तकों का साल में एक बार ऑडिट करवाना चाहिए। जहां से भी आप करवा सकते हैं सीएलएफ की ऑडिट, या तो ब्लॉक द्वारा करवा दी जाती है या डिस्ट्रिक्ट से भेजते हैं। अगर कोई नहीं भी भेजे तो भी आपको डिमांड करनी चाहिए कि एक बार हमारी 1 साल में एक बार ऑडिट हो जानी चाहिए, ताकि अगर आप लोग कुछ गलती भी कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो वो आपको आकर बता सकते हैं। और ऑडिट करवाने से आपके जितने भी चीज़ें आपने की हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। 12 नंबर है, सीएलएफ के सभी सदस्य दस्तावेज अध्यक्ष के अधीन होना चाहिए। यानी जो अकाउंटेंट होती है वो दस्तावेजों को जिस दिन मीटिंग है उसी दिन मीटिंग में लिख करके, और वहीं पे जो ऑफिस होता है आपका क्लस्टर का सीएलएफ का बाकायदा एक बड़ा ऑफिस होता है, उसमें जो अध्यक्ष दीदी होती है उनके अधीन सारे जितने भी समस्त दस्तावेज होते हैं उनको संभलवा देना चाहिए। सभी ग्राम उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये अध्यक्ष दीदी को जवाब देना होता है, तो अध्यक्ष दीदी को ही वो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष जो दीदी होती है उनको ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके लिखा पढ़ी के दस्तावेज होते हैं, सारे चेक हुआ, आपके बैंक डीसीबी हुई, एमपीआर हुआ, जो भी आपके दस्तावेज होते हैं जरूरी, वो अध्यक्ष दीदी या उपाध्यक्ष दीदी को दे देने चाहिए, उनके अधीन कर देना चाहिए। अगला है, सभी ग्राम संगठन से पर सदस्य से प्रवेश शुल्क 10 रुपये हिस्सा धन और 100 रुपये कुल पर सदस्य 110 रुपये सीएलएफ के जमा होने चाहिए। यानी जितने भी ग्राम संगठन यहाँ पे जुड़ेंगे पर सदस्य, यानी एक समूह में अगर 10 दीदी हैं या 11 दीदी हैं तो प्रत्येक दीदी से 10-10 रुपये और 100-100 रुपये जब आपका ग्राम संगठन बनता है उसी समय ये हिस्सा धन प्रवेश शुल्क ले लिया जाता है। और वो ही पैसे जब सीएलएफ बनता है तो सीएलएफ में अपनी सदस्यता लेने के लिए हिस्सा धन शुल्क जमा करवाना होता है। और ये पूरे भारत में सीएलएफ जब बनता है यही प्रोसेस है। राजस्थान आजीविका के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान आजीविका में ये प्रोसेस है। हो सकता है किसी राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कहीं पे, लेकिन ये तरीका मतलब जो एक नियम है, प्रोसेस है, वो सब जगह सेम ही होता है। क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह भारत सरकार के तहत बनाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में नाम भले ही अलग है लेकिन कंसेप्ट एक ही है। सीएलएफ का रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहिए। यानी आज आपको नियमावली में क्या क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको नियमावली में बताई जा रही है कि आपके क्लस्टर का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के तो पता ही नहीं चलेगा ना भारत सरकार को कि आपका सीएलएफ बन चुका है। सीएलएफ में सामाजिक सरकारी योजना पर चर्चा करनी चाहिए। यानी सामाजिक आपकी क्या क्या
ज़रूरतें हैं और सरकारी योजनाएं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की किस तरह की योजनाएं चल रही है उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़ाव करना चाहिए। गैर सरकारी संस्थाएं जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सरकारी संस्थाओं के से जुड़ाव करने के बारे में सीएलएफ की नियमावली में बात करनी होती है। अगला इसमें पॉइंट होता है सीएलएफ पदाधिकारियों का 5 साल में एक बार बदलाव होना चाहिए। यानी जब 5 साल, वैसे तो अगर सही से काम कर रही हैं तो करने दो, बीच में अगर आपको लगे कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं पदाधिकारी तो बीच में भी सर्वसम्मति से चेंज किया जा सकता है। वो भी 2 साल से पहले चेंज नहीं कर सकते। 2 साल तो उनको टाइम देना ही होता है, क्योंकि 2 साल के बिना तो वो बताएंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना उनको भी, क्योंकि वो भी तो नहीं है, इस टाइम सीख रही हैं, अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा होता है, तो 2 साल तक उनको काम करना होता है। 2 साल के बाद उनको आप चेंज कर सकते हैं अगर सही से कार्य नहीं कर रही है, और 5 साल में एक बार तो उनका बदलाव होना ही चाहिए। सीएलएफ के सारे नियमों का पालन सभी सदस्यों को करना चाहिए। जितने भी सीएलएफ के सदस्य हैं, ग्राम संगठन के जितने भी वीओ के जितने भी पदाधिकारी वहाँ पे आते हैं, जो सीएलएफ के सदस्य बनते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनको ईसी मेंबर जिनको चुना जाता है उनको भी, और जो भी सदस्य हैं सीएलएफ में आते हैं उन सभी को, सभी सदस्यों को नियमों का पालन अवश्य करना होता है। सीएलएफ में हर 3 महीने के अंतराल में हर ग्राम संगठन की ग्रेडिंग करवानी होती है। टाइम पे दीदियाँ मीटिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, लेन देन सही से कर रही है नहीं कर रही है, ग्राम संगठन के तहत कितने समूह ऊपर आए, कितने समूह से महिलाओं ने आजीविका संवर्धन के कार्य किए, कितनी दीदियाँ प्रोड्यूसर ग्रुप चला रही है, कितनी दीदियाँ अपने आजीविका के साधन के लिए क्या क्या कर रही हैं, वहाँ पे FLCRP जा रही है कि नहीं जा रही, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, महिला जेंडर के बारे में वहाँ पर महिलाओं को बताया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, बीमा वगैरह की जानकारियाँ महिलाओं को है कि नहीं, और विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, और भी बहुत सारे जो आपके सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में, और अन्य कई तरह के ऐसे जिससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उनके बारे में सभी महिलाओं को बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा। इसके लिए हर 3 महीने के अंतराल में ग्राम संगठन की ग्रेडिंग करवानी होती है। तो ग्रेडिंग में सारी चीज़ें उसमें ग्राम संगठन की जो लेखापाल होती है वो लिखती हैं, और उसमें हर महीने जब वो मीटिंग करते हैं तो उसमें सारी दीदियों का कल्याणकारी कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए ग्रेडिंग करवानी होती है। सीएलएफ के नाम से एक कार्यालय ऑफिस होना चाहिए। यानी अब बहुत सारी दीदियां वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। आपके समूह की मीटिंग तो आप किसी भी घर में कर सकते हैं, कभी किसी दीदी के, कभी किसी के, और ग्राम संगठन की मीटिंग भी आप एक गांव में एक छोटे कमरे में या फिर किसी हॉल में कर सकते हैं। लेकिन आपका जब क्लस्टर बन जाता है तो क्लस्टर में आपके 10 से 25 तक ग्राम संगठन होते हैं। अब एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 से 6 समूह होते हैं, और एक समूह में 10-10, 11-11 दीदियाँ होती है। तो कम से कम वहाँ पे आपकी 500, 700, 1000 तक, कई बार तो 4-4, 5-5 हजार दीदियां भी क्लस्टर में जुड़ी होती है। तो 4-5 हजार दीदियों का कोई जब एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा होकर आता है, सारी दीदियां तो वैसे नहीं आती, इसी सदस्य ही आते हैं, लेकिन फिर भी 200-250 दीदियां तो हर महीने मीटिंग में आती ही हैं। अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो या कोई किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण हो तो इस तरह से 200-250 दीदियां आती है। तो उसका एक ऑफिस होना जरूरी है, यानी कार्यालय ऑफिस, और बहुत सारे रजिस्टर वगैरह होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, क्लस्टर का बहुत सारा ऑफिस का सामान होता है, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, पंखे हैं, दरी है, मेज़ है, कूलर है। तो उसके लिए बड़ा ऑफिस होता है। बड़ा ऑफिस होगा तो उसमें बैठने की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएंगी। अगला पॉइंट है बैठक के अंत में सारी कार्यवाही पढ़कर सुनाए। यानी सीएलएफ की जब आपकी मीटिंग हो जाती है तो जो भी अकाउंटेंट दीदी जितना भी एजेंडा वगैरह आप तय करते हैं सीएलएफ में क्या क्या करना है, इसके बारे में आपके जो एजेंडा तय होते हैं उसके बारे में सभी के सामने वो पढ़कर सुनाती हैं, और सुनाना जरूरी होता है। सीएलएफ के पदाधिकारियों या कोई कर्मचारी नियमों का पालन न करने पर दंड रखना चाहिए। अगर कोई सीएलएफ की पदाधिकारी या कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको दंड, जैसे मीटिंग में नहीं आई तो उसका 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी आप दंड रखना चाहे तो वो दंड लेना चाहिए।
अगर वो कोई टाइम पर किस्त ब्याज नहीं लेकर आती है कोई ग्राम संगठन की दीदी, तो उन पर दंड लगना चाहिए। या फिर कोई और किसी भी तरह का उल्लंघन करती है, या काम सही से नहीं कर रही है, या फिर समय पर आने जाने का कार्य, या फिर दीदियों को बताती नहीं है कि आज हमने CLF की मीटिंग में ये किया। अगर किसी दीदी का शिकायत के तहत अगर कोई मैसेज या फ़ोन आ जाता है, ब्लॉग पे कोई शिकायत कर देता है, या फिर कम्युनिटी कैडर को कोई शिकायत करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है इसी मेंबर्स पे होता है, या कर्मचारियों पे भी दंड का प्रावधान होता है। दंड आपको देना ही होता है। ज़रूरत के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि CLF में पैसे हैं तो हम जहाँ मन करेगा वहाँ खर्च कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप सामान खरीदें उसकी बाकायदा स्लिप कटती है, और आपको उसकी स्लिप काट कर उसमें जहाँ खर्चे का एक रजिस्टर होता है बाकायदा उसमें लिखना होता है, और पर्ची उसमें स्टेपल करके चिपकानी होती है, और ज़रूरत के अनुसार ही खर्चा करना होता है। एक्स्ट्रा खर्चा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पैसा सरकारी पैसा होता है, और ये पैसा सरकार आपको CIF के रूप में इसलिए देती है कि आप इन पैसों से अपना रोजगार कर सकें, और किस्त ब्याज के साथ आप वापस जमा करवाते जाएं, और रोटेशन के साथ आपको ये पैसा मिलता जाएगा, और इन पैसों से आप अपने आजीविका को सुदृढ़ कर सकती हैं, और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इन पैसों का यूज कर सकते हैं। बिना मतलब कि इन पैसों को यूज कोई भी नहीं कर सकता। इन पैसों पे किसी का भी अधिकार नहीं होता है। ये फंड का कोप, ये जो फंड्स है ये कोप्स है जो ये भारत सरकार का और राज्य सरकार का होता है, और महिलाओं को ये पैसा अनुदान के रूप में थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है, ताकि बहनें इन पैसों का उपयोग करके यूज करके ऊपर आ सके। अगला पॉइंट इसमें है, जरूरत के अनुसार सभी ग्राम संगठनों को नया ऋण मंजूरी करना चाहिए। अब CLF की जब आपकी बैठक करते हैं, ये चौथा दिन का जो प्रशिक्षण होता है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में और CRP दीदियाँ बताती है कि जब आपको ज़रूरत हो उसके अनुसार सभी ग्राम संगठन की दीदियाँ जब बैठक में आती हैं, RGB बैठक में आए चाहे भले EC बैठक में आए, तो अपने अपने ग्राम संगठनों की ज़रूरतों को बताएं कि हमारे ग्राम संगठन में इस समूह की दीदी को ये काम करना है। जैसे कोई भैंस खरीदना चाहती है, कोई गाय खरीदना चाहती है, कोई खेती बाड़ी के लिए, कोई बच्चे की फीस भर रही है, या फिर कोई नया रोजगार शुरू कर रही है, या फिर किसी का छोटा रोजगार पहले का शुरू किया हुआ है तो उसको वो बड़ा करना चाहती है, या फिर कोई दीदी नया काम फिर से कोई शुरू करना चाहती है, या फिर उसको किसी और काम के लिए, या फिर कोई पर्सनल ज़रूरत के लिए, या कोई बहन बेटी की शादी के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, इस तरह से अगर कोई पैसा चाहिए होता है तो ग्राम संगठन के जो EC मेंबर बन के आते हैं ग्राम संगठनों से, RGB सदस्य, वो यहाँ आकर अपने नए ऋण के लिए बताते हैं, और ग्राम संगठनों को नया ऋण मंजूर करने के लिए ज़रूरत के अनुसार उनको CLF के जो पदाधिकारी हैं और आपके जो जिम्मेदार लोग हैं CLF में, वो उसको मंजूरी देते हैं, और उनको मंजूरी देनी चाहिए। अब RGB बैठक का क्या एजेंडा होता है, हमने बात कर ली नियमावली की, और RGB बैठक का एजेंडा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कल दूसरा वीडियो बना के डे 4 का एजेंडा चलो आज बता देती हूँ। अगला पॉइंट जो होगा, 2-3 चीज़ें इसमें और हो जाती है चौथे दिन के प्रशिक्षण में, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ। RGB बैठक का एजेंडा क्या होता है, वही सबसे पहले प्रार्थना करनी होती है, फिर परिचय देना होता है, फिर उपस्थिति होती है, फिर पहले जो बैठक हुई उसकी संपुष्टि करनी होती है, गत बैठक में किए गए कार्यों की समीक्षा और अनुमोदन करना होता है, फिर सामुदायिक निवेश निधि से ऋण वितरण और वापसी की समीक्षा की जाती है। यानी जो CIF का पैसा आपके ग्राम संगठन को, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड का जो पैसा आपको मिलता है उसको वितरण कैसे करना है और वापसी की समीक्षा के बारे में बताया जाता है। RGB को रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी बोलते हैं। और बैठक का एजेंडा क्या होता है इसके बारे में, इसमें डिटेल में 12 पॉइंट होते हैं, 12 पॉइंटों में डिटेल में चर्चा की जाती है। फिर ग्राम संगठन के क्रियाकलाप पर चर्चा की जाती है, ग्राम संगठन के क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं डिटेल में मैं किसी दिन किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो में बता चुकी हूँ, वापस वही चीज़ बताने का कोई औचित्य नहीं होता है। ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें ये बता रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 8 नंबर इसमें पॉइंट होता है, ग्राम संगठनों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना होता है। 9 नंबर, सरकारी एवं गैर सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव की समीक्षा करना होता है। अगला पॉइंट होता है सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करना। फिर अन्य अगर कोई विषय बच जाता है किसी दीदी का, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की समस्याएं होती है, तो अन्य अगर किसी भी तरह का कोई विषय हो उसके बारे में बात की जाती है, और फिर बैठक की समाप्ति की जाती है। बैठक की समाप्ति करके
फिर लंच हो जाता है। लंच के बाद जैसे 2 बजे लंच हो गया, सभी बहनें सुबह से बैठी हैं प्रशिक्षण में। आरजीबी बैठक के बाद लंच होता है और लंच के बाद में फिर इसी बैठक का एजेंडा दीदियों को बताया जाता है। फिर उसके बाद आम सभा का एजेंडा बताया जाता है। जैसे आरजीबी बैठक का एजेंडा होता है वैसे इसी का एजेंडा होता है, प्रार्थना, परिचय, उपस्थित कितनी हुई, क्योंकि कुछ दीदियां लंच के बाद चली जाती हैं और गत माह में किए गए कार्यों के बारे में बैठक और आपकी समीक्षा, फिर गत माह में किए गए कार्यों की समीक्षा, सामुदायिक निवेश निधि, ऋण वापसी की समीक्षा, वही चीजें इसी बैठक में। सीएलएफ में जितना भी पैसा, जो भी लेन देन का काम होता है, वो सारा आरजीबी, ईसी और आम सभा का तीनों को मिलकर एक ही काम करना होता है। इसमें भी ऐसे ही सरकारी और वित्तीय संस्थाओं से सहयोग, कैसे क्या मांगेंगे अपन, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करनी होती है, उप समिति के कार्यों की समीक्षा और उसका अनुमोदन करना होता है, लेखापाल एवं संकुल प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा, प्राप्तियों भुगतान तथा आय कितनी, अन्य खर्चों से आय कितनी हुई, बैठक की समाप्ति करते हैं और फिर आम सभा का एजेंडा बनाते हैं। आम सभा का एजेंडा कैसे होता है? प्रार्थना करते हैं, परिचय करते हैं, उपस्थिति के बारे में बताते हैं, पिछले बैठक की समीक्षा की जाती है, पिछले बैठक में किए गए निर्णय कार्यों की समीक्षा की जाती है, अनुमोदन सदस्यता पर चर्चाएं और सदस्यता प्राप्ति की जाती है, कार्यकारिणी समिति के कार्यों की समीक्षा की जाती है, वार्षिक आय व्यय की समीक्षा व कार्य योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है, उपविधि में संशोधन पर चर्चा, अधिवेश बंटवारा व चर्चा उसकी स्वीकृति की जाती है, ग्राम संगठन के आजीविका संबंधित कार्यों पर दीदियों को चर्चा कर करके बताया जाता है और ग्राम संगठन और संकुल संघ के लेखा का परीक्षण किया जाता है। यानी आम सभा जब होती है तो सभी जितने भी ग्राम संगठन होते हैं उन सबके वीओए यानी जो आप उनकी लेखापाल होती है, ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखने वाली दीदियों को बुलाकर उनके और ग्राम संगठन की जो लेखापाल है उनका परीक्षण किया जाता है और चर्चा की जाती है और अंकेक्षण की बहाली, यानी 1 साल में एक बार जो ऑडिट होती है वही बात इसमें कही जा रही है। फिर बैठक की समाप्ति की जाती है और इस तरह से बैठक की समाप्ति करके ऋण की योजना बताई जाती है। इसी दिन चौथे दिन ऋण की योजना। जैसे ऋण की योजना क्या होती है? सबसे पहले आपको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो दिया जाता है उस ऋण से शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको राजस्थान राजीविका के बारे में बताती हूँ एग्जाम्पल तौर पे। जैसे राजीविका ने आपको फंड दिया तो वो वार्षिक प्रणाली के अनुसार आपको क्लस्टर संगठन में देता है। फिर ग्राम संगठन की योजना के अनुसार 50 से 55 किस्तों में 6% ब्याज दर यानी 50 पैसे से आपको आपके सीएलएफ को तो राजीविका देगी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, और सीएलएफ आपके ग्राम संगठन को देगा 50 पैसे ब्याज पर, और आपका ग्राम संगठन है वो आपके समूह को देगा 30 से 36 किस्तों में 12% ब्याज दर से, यानी 1 रुपए से आपके ग्राम संगठन को ये पैसा देगा सीएलएफ। और फिर सीएलएफ से जो पैसा आएगा ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन आपके समूहों को देगा। ग्राम संगठन की दीदियां जो लेकर आएगी वो आपके समूहों को, यानी स्वयं सहायता समूह आपके जो नीचे लेवल पे बने हुए हैं, सबसे पहली जो इकाई होती है ग्राउंड लेवल पे, उसमें परिवार की योजना के अनुसार ये ऋण दिया जाता है। अब परिवार की योजना के अनुसार ये ऋण दिया जाता है वो कितने दिनों में लिया जाता है? 20 से 25 किस्तों में 18% या 24% ब्याज दर, ज्यादा से ज्यादा 24% और कम से कम 18%, यानी 1.5 रुपए या फिर 2 रुपए। 2 रुपए से ज्यादा तो ले नहीं सकते और 1.5 रुपए से कम अगर आप ब्याज लेंगे तो आपके समूह में बचत नहीं होगी, क्योंकि आप 1 रुपया ब्याज तो ग्राम संगठन में दे देंगे और ग्राम संगठन को 1 रुपए देंगे तो 50 पैसा ग्राम संगठन अपने पास रखेगा और 1 रुपए में से 50 पैसा रख के 50 पैसे क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड में यानी आपके सीएलएफ में दे देगा। तो आपके समूह को 1.5 रुपए या 2 रुपए ब्याज महिलाओं से लेना चाहिए ताकि आप 50 पैसे तो अपने पास में रख सको और 1 रुपए ब्याज आप अपने ग्राम संगठन को दे दो ताकि ये रोटेशन अच्छे से चलता रहे। और अगर आप ब्याज अच्छे से नहीं दोगे तो आपका कोप्स नहीं बढ़ेगा, यानी आपका आय बढ़ेगी नहीं। अगर आय नहीं बढ़ेगी तो आप अपने जो लेखापाल है उनको कहाँ से खर्चा दोगे, आपकी बुक कीपर को, और आपके समूह के छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं जैसे स्टेशनरी वगैरह का ये खर्चा भी होता है। और रोटेशन में अगर आपका पैसा ब्याज में नहीं घूमेगा तो फिर आपके रजिस्टर लिखने का और ये जो लिखा पढ़ी आप करते हो इसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो इस तरह से 1.5 रुपए से 2 रुपए आपका यानी 18% या ज्यादा से ज्यादा 24% ब्याज दर इसमें समूह से लेकर और सीएलएफ तक ये पैसा घूमता रहता है। जो भी आपका सीआईएफ का पैसा आपको मिलता है वो रोटेशन में घूमता रहता है। ये है ऋण की योजना।
अब समूह में किस तरह के फंड मिलते हैं और फिर ग्राम संगठन को कितने फंड मिलते हैं, सीएलएफ को कितने फंड मिलते हैं, कौन से पैसे कितने ब्याज में मिलते हैं, समूह को किस किस तरह के फंड मिलते हैं, ग्राम संगठन को कितने से सारे तरीके के मिलते हैं, इन सभी के तमाम वीडियो मैंने अलग अलग बनाकर चैनल पे पहले डाले हुए हैं। तो किसी को अगर देखना हो समूह में कितने पैसे आते हैं, किस किस पैसे को किस तरह से कौन दीदियाँ खर्च कर सकती है, तमाम तरह के वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पे डाले हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं जा करके। और भी जैसे समूह से जुड़ने के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कितनी तरह की नौकरियां हैं, कितने तरह के कम्युनिटी कैडर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं, इन सभी तमाम तरह की वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पे डाल रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको 5वें दिन का प्रशिक्षण मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपके 5वें दिन के प्रशिक्षण में सीएलएफ में क्या करवाया जाता है, क्या बताया जाता है, उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।